Today we will discuss valence bond theory with complete explanation, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं need of VBT, types of overlapping and drawbacks of VBT। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर वो है नीड ऑफ VBT। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थियरी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थियरी को हम देखते हैं। तो कौन सी चीजें थी वो जो लेविस थियरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं की जा सकी? दैट इज फर्स्ट नंबर, जिसके अंदर है कि डज नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी अगर कहें यहां पे तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसे हम लेविस थियरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ कितनी होगी या उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा वो हम इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड थर्ड नंबर वो है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या शेप की बात करें तो वो भी इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो ये तीन चीजें हैं जो लेविस थियरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं की जा सकी और इसीलिए VBT जो है वो हम देख रहे हैं। तो कहीं पे आपसे पूछें तो ये तीन पॉइंट्स हैं कि नीड ऑफ VBT, तो ये तीन चीजें बोली जा सकती हैं। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करें तो उसके लिए फर्स्ट चीज ओवरलैपिंग क्या होता है वो समझना जरूरी है और इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम समझते हैं, जिसका एक एग्जांपल है दैट इज H2 मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट बॉन्ड पहले तो कैसे बनता है, तो उसका डेफिनेशन के थ्रू अगर कहें तो हम बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping between half-filled orbitals। यानी फर्स्ट डेफिनेशन के थ्रू कहें तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेती हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर कोवेलेंट के लिए बात करें तो उसके लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए और सेम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो एक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड एंड अदर वन इज वैकेंट। तो फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग क्या होता है? तो ओवरलैपिंग मींस अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, जैसे कि दो ऑर्बिटल है मेरे पास SPDF के हिसाब से अगर ले लें, दो p ऑर्बिटल है जैसे कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे आप देख रहे हैं, ये एक और ये एक। तो अगर मैं इन दोनों को पास पे लाऊं और ये कुछ पार्ट अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर लें ऑर्बिटल का, अपनी ऑर्बिटल का, तो उसे बोलते हैं दैट इज ओवरलैपिंग। तो यहां पे मैं बोलूंगा ओवरलैपिंग मींस शेयरिंग ऑफ सम रीजन। यानी अगर आपसे पूछे ओवरलैपिंग क्या है तो ऑर्बिटल का कुछ पार्ट
एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लेते हैं और इसे बोला जाता है दैट इज ओवरलैपिंग। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड is equal to number of unpaired electron in ground state या फिर excited state। यानी किसी भी एटम की बात करें तो उसके अंदर ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एग्जांपल ले ले हम यहां पे, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3 है। सो इस हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट अगर मैं ले रहा हूं यहां पे, तो वहां पे दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 1 1 एंड 1। तो इस हिसाब से आपको देख रहा है। तो यहां पे एज यू कैन सी द 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। अगर मैं यहां पे एग्जांपल NH3 का ले रहा हूं तो हाइड्रोजन के 1s सेम तरीके से हम बोल सकते हैं 1s, तो एक हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन, वैसे 3 हाइड्रोजन के 3 1s इलेक्ट्रॉन, यानी ये हाफ फील्ड और उसी तरीके से 3 हाइड्रोजन के 3 हाफ फील्ड, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और इसके थ्रू जो हमें मिलेगा दैट इज NH3। तो आपसे पूछे NH3 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन कौन से स्टेट में होता है, तो वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। अगर सेम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर होता है सेम 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें पता है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग करता है जिसके थ्रू उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपको इस तरीके से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो सेम एज NH3 4 हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी कि उसके 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इसके 4, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और उसी के थ्रू CH4 बनता है सेम। अगर मैं बात करूं यहां पे, ये एक्साइटेड स्टेट है इसीलिए मैंने स्टार किया है। तो आपसे पूछे CH4 में कार्बन का स्टेट कौन सा है वहां पे, तो ग्राउंड स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट, तो दैट विल बी एक्साइटेड स्टेट। अगर बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर सेम तरीके से, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। फास्फोरस के लिए बात करें हम, (3s 3p), यहां पे मैं 3d भी ले रहा हूं सेम। तो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दैट इज 15, तो उसके लिए हम जानते ही हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3। तो यहां पे 3s2 एंड दिस इज 3p3। सो एज यू कैन सी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन 3p ऑर्बिटल। अगर इसके अंदर देखें तो इस हिसाब से अगर मैं साथ में क्लोरीन ले लेता हूं तो कितने क्लोरीन यहां पे आएंगे, तो 3। तो इसी के थ्रू मुझे जो मिलता है दैट इज PCl3, यानी वहां पे मुझे PCl3 मिल जाएगा। अगर मैं यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर दूं, सो इन दैट केस ये तो है, और एक d ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहां पे, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। सो नाउ हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5।
सो यहां पे अगर Cl के साथ जुड़ा तो वो क्या बनाएगा, दैट इज PCl5। तो PCl3 के अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, जबकि PCl5 में वो होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। यानी कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो डिपेंड करता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट बात की हमने कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में। अब उसकी कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन की बात करें हम यहां पे, तो ओवरलैपिंग कब ज्यादा होगा कब कम होगा, और मोर ओवरलैपिंग से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी पहली चीज के ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के थ्रू भी बोला जा सकता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर मैं वहां पे डायरेक्शनल ऑर्बिटल ले रहा हूं तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल अगर ले लूंगा वहां पे होता है मोर ओवरलैपिंग। अब डायरेक्शनल कौन से होंगे, जैसे कि दिस इज P, ये डायरेक्शनल है, दिस इज D, ये भी डायरेक्शनल है। तो ये ऐसे हैं जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल है और जिसके अंदर मोर ओवरलैपिंग यानी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं यहां पे नॉन डायरेक्शनल ले लूं तो वहां पे लेस ओवरलैपिंग, जैसे कि मैं S ऑर्बिटल की बात करूं तो S के अंदर आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे सेम रहती है। यानी आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये डायरेक्शन में चले जाओ, ये डायरेक्शन में चले जाओ, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहेगी, तो सेम। सो ये वाले केस के अंदर ओवरलैपिंग जो होगा वो लेस होगा, यानी इसी के थ्रू आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे, वो है कि अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, तो मोर ओवरलैपिंग, तो उसके थ्रू बोल सकते हैं हम मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहां पे ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है, उस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम है तो वो वाले केस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके लिए बोला जा सकता है कि P और P का ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, सेकंड S और P का, और थर्ड नंबर S और S का। क्योंकि आपको पता है S जो है वो कैसा होता है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल, तो लेस ओवरलैपिंग होने वाली है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होने वाली है। तो यहां पे अगर हम उसी हिसाब से देखें तो यहां पे किसी के भी लिए लिया जा सकता है। यहां पे आगे n की बात करें तो अगर मैं यहां पे ले रहा हूं 2p के लिए,
सेम। तो यहां पे भी 2s2p के लिए ले रहा हूं या 2s2s के लिए ले रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं यहां पे 2p2p, 2s2p एंड 2s2s। तो सबसे अच्छा कौन होगा? दैट इज 2p2p, और इसी के थ्रू बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो सबसे अच्छा हो जाएगा। अगर यहां पे n जो है वो डिफरेंट है, तो अगर n डिफरेंट होगा तो वो वाले केस के अंदर क्या होगा? वहां पे n डिफरेंट है, तो n डिफरेंट होने के साथ ही आपको याद रख लेना है कि n जितना डिक्रीज करेगा यानी कम होगा उतना ही अच्छा है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना n छोटा होगा वो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जितना न्यूक्लियस के वो पास होगा उतना ही ओवरलैपिंग अच्छा होता है। तो वहां पे भी आप याद रख सकते हैं सेम तरीके से कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा लेना है, जितना छोटा होगा उतना ही ओवरलैपिंग अच्छा होने वाला है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ऐसे भी कि ऑर्बिटल विच आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होने वाले हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? मोर ओवरलैपिंग। और मोर ओवरलैपिंग यानी मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। सेम। तो अगर एग्जांपल के थ्रू देखें यहां पे तो n डिफरेंट है, n जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। तो ये वाले केस के अंदर अगर मैं यहां पे बोलूं तो 3p3p अच्छा होगा 4p4p से, जैसे कि, और 4p4p अच्छा होगा 5p5p से। अगर इसका एग्जांपल देख लें तो 3p3p किसके अंदर होता है? दैट इज Cl2 के अंदर होता है। दिस इज Br2 एंड दिस इज I2। तो यहां से ही आपको ऑर्डर भी पता चल जाए कि कौन सा वाला बॉन्ड अच्छा है, ये यहां से ही आपको पता चल जाए। तो आपसे पूछ सकते हैं यहां पे कंडीशंस के थ्रू कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ को क्या इफेक्ट करेगा, तो हम ये सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने बात की है ओवरलैपिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे इसके बाद, वो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग की बात करें तो तीन अलग अलग टाइप्स देखे जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट वन, फर्स्ट नंबर, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं दैट इज एंड टू एंड। एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोली जाती है इसे। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? पहली चीज तो यहां पे ओवरलैपिंग कैसे होगा? तो जो ओवरलैपिंग होता है एक्सियल पोजीशन यानी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होता है, और इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड।
overlapping takes place along the internuclear axis. And sigma bond is formed. यानी यहां पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों देखने वाले हैं, जो हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के थ्रू ही बताएंगे, और कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, वो सारी चीजें यहां पे आपको समझ में आ जाएगी. सो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है. फर्स्ट मैं यहां पे ले रहा हूं दैट इज एस एस, यानी मैं दोनों एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, और अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग की जाए तो क्या होगा. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन. मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं. हाइड्रोजन के पास भी 1s है, इसके पास भी 1s है. तो एज यू नो दैट इज स्फेरिकल इन शेप. तो दोनों में ले रहा हूं यहां पे स्फेरिकल शेप वाले. अब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है. ओवरलैपिंग होगा तो वहां पे ये ऐसे आएंगे इस तरीके से. लेकिन हमें पता है कि यहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है. हम पहले ही बता चुके हैं, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, यानी यहां पे हम दिखा तो रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या यहां पे लेस ओवरलैपिंग होगी या मोर ओवरलैपिंग. और यहां पे इसी के थ्रू जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पे हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा इसी के थ्रू. सेकंड नंबर वो ले रहे हैं एस और पी के लिए. अब एस और पी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं दैट इज HCl ले रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन. तो आपको पता है हाइड्रोजन अगर मैं ले लूं यहां पे, तो हाइड्रोजन दैट इज 1s1, जबकि क्लोरीन में ले रहा हूं तो क्लोरीन के लिए क्या आएगा, तो 17 है, तो यहां पे नियोन ले लूं मैं तो 3s2 3p5. अच्छे से समझना है आपको. तो 1s की बात करूं तो ये 1s है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पे बात करूं तो ये 3s है एंड दिस इज 3p. तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 and 5. So we already know कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स. तो यहां पे आपको दिख रहे हैं दिस इज अ हाफ फील्ड एंड दिस इज आल्सो हाफ फील्ड. तो इन दोनों के बीच में होने वाला है. तो ये शेप में कैसा है, स्फेरिकल, और ये वाला शेप में कैसा है, अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है. तो अब इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी. तो यहां पे हमें इस तरीके से मिलेगा. और अगेन यहां पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड अगेन. तो यहां पे भी हमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो मिल जाता है. तो अगर HCl, HF, HBr हम कुछ भी ले सकते हैं यहां पे. अगर HF भी ले लेते तो भी सेम केस होता, दैट इज S और P वाला. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको स्फेरिकल शेप यानी S वाला दिख रहा है, सेकंड नंबर दैट इज P वाला दिख रहा है. अलोंग द एक्स एक्सिस मैं ले रहा हूं या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहा हूं, तो एक्स एक्सिस बोल दूं तो ये PX बोला जा सकता है. इस डिपेंड आप किसके अलोंग ले रहे हैं. तो ये वाला बॉन्ड भी आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड. थर्ड नंबर दैट इज PP. तो उसके लिए मैं वैसे ही ले लूं जैसे कि मैं Cl2 ले लूं, Cl और Cl, तो दोनों में P है. क्लोरीन की बात करें अगेन तो आपको पता चली गया यहां पे कि 3s एंड 3p. तो वापस से यहां पे 3s है, दिस इज 3p में 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5. अगेन ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है,
दिस इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम दूसरे क्लोरीन के अंदर भी होगा, अब उन दोनों के बीच होगा, और ये वाला कौन सा है तो आपको पता ही है, दिस इज p ऑर्बिटल। तो अब इन दोनों के बीच में होने वाला है। तो सेम तरीके से तो इसके अंदर से ओवरलैपिंग, इस तरीके से होगा। तो यहां पे आपको जो मिलेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पे अगर एक्सियल ओवरलैपिंग की जाए तो इसी तरीके से हमें एस एस, एस पी और पीपी तीनों मिल सकते हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं सबसे अच्छा ओवरलैपिंग किसमें होने वाला है, पीपी के अंदर। यहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, ये वाले केस के अंदर उससे कम, और ये वाले केस के अंदर सबसे कम। यानी आपसे पूछ ले, बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से पूछ ले, तो आप इन तीनों में इजीली आंसर दे सकते हैं। अब इसके अलावा भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, ये तो हमने लिए ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पे भी आप डी ऑर्बिटल भी ले सकते हैं, वहां पे भी मैक्सिमम किया जा सकता है। जैसे कि मैं सम मोर एग्जांपल ले रहा हूं इसी के रिगार्डिंग। अगर और भी एग्जांपल लिए जाएं यहां पे, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इसी तरीके से। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं p ऑर्बिटल लिया, और साथ में मैं ले रहा हूं d, ठीक है, दिस इज d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मैं ले रहा हूं दैट इज px। तो ये दो दे सकते हैं, दोनों डायरेक्शनल है तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होने वाला है। इसी तरीके से सेम वापस से कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे, और ये डी वाला जो ऑर्बिटल है वो भी दोनों साथ में लिए जा सकते हैं, यानी इस तरीके से। एग्जाम में आपको कहीं पे पूछ ले एमसीक्यू के थ्रू कहीं पे भी कि इसके थ्रू कैसी ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, तो आप उसे देख के बता सकते हैं। मैंने दोनों ले लिए हैं सिम। तो यहां पे आपको सेम तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से अगेन दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आप dz स्क्वायर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर dz स्क्वायर लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम ले सकते हैं। यहां पे सेम मैं नीचे दिखा रहा हूं यहां पे। तो सेम तरीके से जैसे हमने आगे देखा है उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं, यहां पे सेम रिंग। तो ये वाला भी कौन सा बनेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यानी किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग पूछ ले तो आपको अभी पता चल गया है कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। तो आपको याद रख लेना है वो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एस पी डी तीनों में से कौन सा है, किसका कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मैक्सिमम ओवरलैपिंग या फिर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। नाउ अब बात करते हैं सेकंड नंबर, that is sideways।
यानी अगर मैं साइडवेज की बात करूं तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि यहां पे परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो सेकंड नंबर दैट इज साइडवेज। या फिर दैट इज लैटरल ओवरलैपिंग, जिस तरीके से भी बोलना चाहें आप। तो अब यहां पे ओवरलैपिंग कैसे होने वाली है, तो यहां पे बोलेंगे ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस टू परपेंडिकुलर to internuclear axis। एंड अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म। यानी अब पाई बॉन्ड बनने वाला है। सो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो तो हम बात कर चुके हैं। नाउ सेकंड दैट इज पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड बनेगा और अभी हमें परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर कैसे लेते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैं ये ले लूं, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सेम तरीके से ले रहा हूं मैं पीजेड बोल दूं मैं इसे। तो अब इसके अंदर कैसे होगा, तो इस तरीके से। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर लूं तो उस कंडीशन के अंदर भी एक्सियल के कंपैरिजन में ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होता। तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ में कैसा होगा एज कंपेयर टू एक्सियल ओवरलैपिंग के, तो वो कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होगा। तो यहां पे ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज पाई बॉन्ड। अगर इसे शो करें तो इस तरीके से भी हम करते हैं, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ऐसे बनाया जाता है इसे, यानी ऐसे दिखाया जाता है, बर्गर जैसा दिख रहा है। सो दिस इज दी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। अगर सेम तरीके से हम इससे ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, डी ऑर्बिटल के लिए भी लिए जा सकते हैं, डजंट मैटर कि आप कौन सा ले रहे हैं वहां पे, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। यानी अगर मैं ये ले लूं यहां पे सेम, इस तरीके से, तो ये वाले केस के अंदर भी हम बोल सकते हैं सेम चीजें, लेकिन वहां पे ये दिखाते टाइम हम ऐसे दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसे। इससे क्या होगा कि हम अच्छे से वहां पे उन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहां पे क्या होगा, सेम तरीके से ही अगर मैं ये दिखाऊं तो ये दोनों इसके साथ ओवरलैप करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना है तो आप सीधा ये वाला भी दिखा सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया अभी। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, जैसे बर्गर दिख रहा है आपको शेप, तो उसी तरीके से आपको पाई बॉन्ड मिल जाएगा सेम। दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वापस से सेम तरीके से। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, ये दोनों जो हैं ये यहां पे चिपके हुए हैं इस तरीके से, एंड दिस इज अगेन दिस इज पाई बॉन्ड। दूसरी बात, यहां पे फिलहाल के लिए तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे नोडल प्लेन
एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, तो वो भी यहां पे लिया जा सकता है। जैसे कि वहां पे अगर फर्स्ट हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही थी, यानी जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रहा था वहां से शुरू करें, या एस की बात करें तो वहां पे कहीं पे भी आपको नोडल प्लेन नहीं मिल सकता है, लेकिन इस वाले केस के अंदर नोडल प्लेन मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करने वाले हैं, जो एमओटी लेंगे तब भी आएगा ये, तो वहां पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी आपसे पूछे तो आप याद रख सकते हैं वहां पे। और सेम तरीके से अगर मैं ये ले लूं, तो यहां पे क्या होगा, सेम तरीके से यहां पे है, यहां पे है, एंड यहां, एंड दिस इज पाई बॉन्ड। सो एज यू कैन सी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग ली जाए तो वहां पे हमें जो मिलता है दैट इज पाई बॉन्ड, जिसके अंदर याद रखिए एज कंपेयर टू एक्सियल ओवरलैपिंग उतना मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होता है, इसीलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड के। तो क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है, तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं यहां पे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन सिग्मा बॉन्ड वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, और इसीलिए वहां पे जो ओवरलैपिंग होती है उसके थ्रू बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो भी हम बोल सकते हैं वहां पे। सो सेकंड नंबर इज क्लियर, दैट इज साइडवेज ओवरलैपिंग। नाउ मूव ऑन टू थर्ड नंबर। Third number, that is zero overlapping. यानी थर्ड नंबर बात कर रहे हैं दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। अभी जीरो ओवरलैपिंग की बात करें हम, तो जीरो का मतलब आपको पता ही चल गया है वहां पे कि वो दोनों ओवरलैप नहीं करने वाले हैं। यानी ऐसा कब होगा, ऐसा तभी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल में एक अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो और एक परपेंडिकुलर हो, तभी ये पॉसिबल है। यानी अगर मैं एक ले रहा हूं ये और साथ में ले रहा हूं ये, तो इनके बीच में कब जीरो होता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इसी तरीके से, दिस इज दी जीरो ओवरलैपिंग। सेम तरीके से अगर मैं ये ले लूं तो ये वाले केस में भी बोला जा सकता है ऐसे, दिस इज अगेन जीरो ओवरलैपिंग। तो ऐसे बहुत से केस लिए जा सकते हैं। सेम तरीके से ये दिख ही रहा है आपको कि वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जब भी ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे उसे बोला जाता है दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। कहीं पे हमसे पूछ सकते हैं तो वहां पे आपको याद होना चाहिए ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो ये जीरो ओवरलैपिंग है, और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब वहां पे कोई सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होने वाला है। सो नाउ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं हम, वो है इसी के थ्रू कुछ एग्जाम्पल की, या फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो वो भी आपको याद रख लेना है। देखिए यहां पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, याद रखना दिस इज द रीजन। और इसी के थ्रू, और ये भी याद रख सकते हैं कि एक्सियल में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है
जबकि परपेंडिकुलर यानी जब आप साइडवेज लेते हैं तब ओवरलैपिंग उतना नहीं होता है एज कंपेयर टू एक्सियल। तो जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं यहां पे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो ये याद रखना है आपको। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए दूसरी एक चीज कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है दैट इज वीक बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिएक्टिविटी कम होती है, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, जबकि वीक बॉन्ड होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के, तो वीक बॉन्ड के अंदर ज्यादा होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं आप इसकी जगह रिएक्टिविटी मोर एंड लेस, या मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। और इसी के थ्रू आपसे पूछें, कहीं पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, सिग्मा पाई के टर्म्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपसे पूछ ले कि अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। तो आपसे पूछ ले अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन, उसका मतलब क्या हुआ? अल्कीन जो है दैट इज सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज सी सिंगल बॉन्ड सी। सो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पाई मिलने वाला है, जबकि इस केस के अंदर ओनली सिग्मा है। तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन दैट इज ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के थ्रू हम बोल सकते हैं। अब इस चीज को कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके अंदर कैसे होता है, तो वो भी हम यहां पे ले रहे हैं। बात करें O2 की, तो O2 के अंदर ऑक्सीजन ले ले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। अगर 2s2 2p4 है तो मैं सिर्फ 2p की बात करूं तो यहां से ही आपको पता चल जाए कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 और 4। तो यहां पे 2 ऑर्बिटल आपको हाफ फिल दिख रही है। ये एक ऑक्सीजन की बात है। सेम तरीके से दूसरे ऑक्सीजन में भी सेम कंडीशन होगी, यानी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो अभी ये दोनों हाफ फील्ड और ये दोनों हाफ फील्ड, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब वो कैसा होगा? अगर ये 2p/2pz के हिसाब से देखें, दिस इज 2p/2pz 2p/2pz, तो ये कैसे होगा? तो ऐसे देखिए यहां पे, या फिर मैं सीधा भी बता सकता हूं, क्योंकि अभी हमें ओवरलैपिंग तो दिखाना नहीं है। यहां पे इस तरीके से बेटर दिखेगा आपको। ये एक ऑक्सीजन के लिए, दिस इज फॉर सेकंड ऑक्सीजन। सो अब क्या होगा, एक जो होगा ये वाला, तो इन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग जो होगा उसके थ्रू जो बॉन्डिंग बनेगी दैट इज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? एक तो ये होने वाला है अलोंग द एक्सिस, आप देख ही रहे हैं यहां पे, बराबर है, आपको दिखेगा भी। अब यहां से इसकी बात करें तो ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाएगा? दैट इज पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है। और ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक आपका पाई होगा तो दूसरा वाला आपका सिग्मा होगा। सिंपल।
तो ये ऑक्सीजन में दिखता है। सेम तरीके से अगर मैं N2 ले लेता यहां पे, तो नाइट्रोजन के अंदर 1s2 2s2 2p3 होता है। अभी ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा 2p3 है, यानी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के अंदर, तो दूसरे के अंदर भी होंगे। अब दूसरे के अंदर है तो मुझे तीनों साथ में लिखने हैं उसी तरीके से। तो अगर मैं तीनों साथ में लिखूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा उसे। सेम तरीके से दूसरा, एंड दिस इज थर्ड वन। इसके अंदर तीनों है, px py और pz तीनों है। तो अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे अगर मैं बताऊं सेम तरीके से, तो एक जुड़ेगा ऐसे, एक जुड़ेगा यहां पे और एक जुड़ेगा यहां पे, ये पाई बनाएगा, ये पाई बनाएगा, तो एक आपका सिग्मा बनाएगा। और इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो एक पाई, अगर एक और पाई, तो बीच वाला सिग्मा होगा। जरूरी नहीं है कौन सा वाला सिग्मा है, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा वो सिग्मा होगा। यानी जब भी डबल बॉन्ड आए तो आप बोल सकते हैं वहां पे एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड आए तो एक सिग्मा दो पाई है। वहां पे जितने पाई ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। तो कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के हिसाब से भी हमसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो वहां पे भी हम याद रख सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के साथ बहुत से एग्जांपल भी देख लिए, और उसी के साथ मैंने आपको O2 N2 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे ही आपको क्लियर हो चुकी है। अब एक पॉइंट बाकी है, वो है लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स। तो अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। इसका इंक खत्म हो चुका है, इंक फिल कर लेता हूं मैं। तो इसके अंदर दो तीन पॉइंट ही हैं कि इसके थ्रू कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और इसी के बाद VSEPR जो है वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपको VSEPR फर्स्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद VBT आता है। लेकिन VSEPR और VBT में फर्क ये है, VBT तकरीबन 1927 में आया है, जबकि वो VSEPR जो है वो 1957 यानी 1950 के बाद आया है। यानी अगर हम बात करें वहां पे तो VSEPR VBT के बाद देखा जाता है। तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर वो है डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी पहली चीज, ये शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है यहां पे, यानी शेप के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है VBT के अंदर। दूसरी चीज वो है डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, उसके बारे में भी हमारे पास
कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड नंबर, वो सबसे मेन चीज बोली जा सकती है, कहीं पे क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाए कि जैसे कि मैं CH4 की बात करूं तो CH4 के अंदर क्या होता है वहां पे, तो CH4 के अंदर जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तब पता चलेगा आपको। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि इसके अंदर सारी यानी अगर मैं यहां पे ओवरलैपिंग के हिसाब से बात करूं तो वहां पे हम मिक्सिंग भी देखने वाले हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक में है। तो वहां पे होता यह है कि S और P की बात करें यहां पे तो वो 3 होते हैं, जबकि S और S वाला एक होता है यहां पे। यानी होता यह है कंपैरेटिवली, अगर मैं SP के हिसाब से जा रहा हूं तो वहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी S कंपेयर टू SS, यानी दोनों S ऑर्बिटल की कंपैरिजन में। तो होता यह है वहां पे कि नॉर्मली अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये मोर ओवरलैप करेगा, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इसका जो बॉन्ड बनेगा दैट इज वीक बॉन्ड। तो उस हिसाब से CH4 के अंदर 3 बॉन्ड्स शुड बी स्ट्रॉन्गर। लेकिन यहां तक तो हम यही देखते हैं कि उसके अंदर चारों बॉन्ड सेम है, यानी ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यानी 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और 1 बॉन्ड वीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक और चीज है जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और VBT ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसके बाद एक हाइपोथेसिस देखते हैं, एक नया कंसेप्ट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, जो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हमने बात की है वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।